अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में एक और नुमाया इजाफा हुआ है। हमने देखा कि दूसरी तरफ भारत की जाने से एक बार फिर इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं, सख्त बयानात सामने आ रहे हैं और हालिया दिनों में हम ये देख रहे हैं कि खित्ते की सिक्योरिटी डायनामिक्स कुछ तज़ाद की जानिब घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मकामी सतह पर तैयार किया गया तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया, जो 600 किलोमीटर रेंज पर कम बुलंदी पर परवाज़ करने की सलाहियत रखता है, फिर हाई प्रेसिजन स्ट्राइक की भी ये सलाहियत रखता है। ये सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं समझी जा रही, बल्कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट इसको समझा जा रहा है। अच्छा, इसी दौरान हम डिप्लोमेटिक लेवल पर भी देखते हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बैड नेबर करार दे दिया है और वो कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी के जो इल्ज़ाम ज़ाहिर बरसों से भारत पाकिस्तान पर लगाता रहा है, जिसका आज तक कोई एविडेंस वो प्रोवाइड कर नहीं सके, वही इल्ज़ाम उन्होंने दोहरा दिए हैं। और फिर इंडस वाटर ट्रीटी जैसे जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं उनको भी मशरूत करार दे दिया है कि दहशतगर्दी बंद होगी तभी इन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद होगा। पाकिस्तान ने इस पर रिबटल दिया और पाकिस्तान ने कहा कि जी ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, सख्ती से इससे मुस्तरद किया है और इस बात को याद दिलाया कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम, फिर प्रॉक्सी नेटवर्क्स और रियासती दहशतगर्दी के शवाहिद खुद भारत के खिलाफ मौजूद है और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा बल्कि आलमी बरादरी भी इस बात की तस्दीक करती है। तो ज़रा अपने गिरेबान में आप झांकें। अब इसमें एक तजाद भी ये सामने आता है कि एक तरफ जयशंकर की इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है, मगर उससे पहले ही हमने देखा था कि ढाका में जयशंकर साहब खुद उठ के जाते हैं और जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव थे अयाज सादिक साहब, उनसे वो मुसाफिया कर लेते हैं, तो उस पर भी कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो चल क्या रहा है, भारत की पॉलिसी है क्या, फिर पाकिस्तान जिस तरह से दिफाई सतह पर सलाहियतें दिखा रहा है, इस पे ओवरऑल बात कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन करें सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, ज़ली साहब और पीजे मीर साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, एक तो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त एडिशन तैमूर, और दूसरा जो जयशंकर की स्टेटमेंट आई है, फिर से वही रेटरिक दोहरा रहे हैं, एंटी पाकिस्तान इस्लामोफोबिक किस्म का एक नैरेटिव, क्या कहेंगे आप? दो हिस्से हैं आपके सैयदा सवाल के। पहले सवाल में आपने तैमूर का पूछा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपने जयशंकर की लेटेस्ट स्टेटमेंट का बताया है, उसके पीछे भी देख लेते हैं क्या है। देखिए, ये 600 किलोमीटर है और ये आपका जो डिफेंस का सिस्टम है, जिसको कि हम, बल्कि मुझे याद आया, मैं पिछले दिनों 2 महीने पहले इसी टॉपिक पे एक जगह पे प्रेजेंटेशन थी मेरी, लेक्चर दे रहा था, तो मैंने इस्तेमाल किया एक एक्सप्रेशन है स्ट्रेटेजिक पैरिटी। अच्छा, उसमें से एक वो जो मेरी तरह का उर्दू यानी मीडियम था बंदा, उसने कहा जी ये स्ट्रेटेजिक पैरिटी क्या होती है, उर्दू में बताएं। तो मैंने कहा इसको तज़वीराती मुसावात कहते हैं। अच्छा, कहते हैं जी ये तो पहले इन्होंने भी मुश्किल हो गया है। तो वो आपने ये देखना है कि स्ट्रेटेजिक पैरिटी क्या होती है। हाँ। कि आपने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को इस तरह से करना है कि इंडिया के पास अगर है तो हमारे पास भी हो, ठीक है। और फिर उसके बाद क्रेडिबल डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने दुश्मन को बताते हैं कि देखिए ये हमारे पास है, हमने मुसावात एक तरह से पैरिटी कर ली, जो आपके पास है उसका तोड़ हमारे पास है, और दूसरा ये है कि ये हमने रखा हुआ है, अगर आपने हम पे हमला किया तो हम ये करेंगे। और उसके बाद जो तीसरी बात है वो ये है कि पावर प्रोजेक्ट करते हैं आप। अच्छा। तैमूर हो जाए। हाँ। और हमने माजी में देखा, वो तो सीरीज है हमारी, आपकी गौरी है, हतफ है, नसर है, शाहीन है, उसके बाद जनाब अली आपका ये बाबर था, ये राअद है, और अभी ये तैमूर, हमारी तो सीरीज चली हैं। और उसमें याद रहे कि न्यूक्लियर डिटरेंस जो है ना, जब से मई 1998 से पाकिस्तान ने भी ये तजुर्बा किया इन रिस्पॉन्स टू द इंडियन हिसाब किताब जो उन्होंने किया था पहले, यानी अर्ली 70s में, उससे एक बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो क्रिएट होती है। और ये इसका हमने देखा कि जब आपके पास ये आ गई, इस्तेदाद आ गई, तो उधर से फिर ज़रा सोच समझ के ठीक है हमला करने की बात आती है ना। तो ये वाला जो है ये ख़ास तौर पे एक नई एडिशन है तैमूर, और ये इंडिया को बड़ा भरपूर एक मैसेज गया है। इसके ज़िमन में देखिएगा कि ये जो अभी इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है ना, आजकल की जो जंगें हैं वो एयर में हो रही हैं जी। आप मिसाइल फेंकते हैं जी, और वो जाके, और इस तैमूर की खास एक बात जो बताई गई है हमें, ISPR ने जो बताई है कि इसकी प्रिसिशन है, यानी निशाने जो है ना वो टारगेट पे निशाना करने वाली बात जो है
وہ اس سسٹم میں موجود ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو مبارکباد ان تمام سائنسدانوں اور انجینئرز کو جنہوں نے یہ کیا, اور اس کے بعد دعا کہ ہماری پاک فوج جو ہے اس میں اس طرح کے امتحانات نہ آئیں کہ ہمیں اس طرح کے خوفناک ہتھیار جو ہیں وہ استعمال کرنے پڑے. لیکن اگر کیے تو اس میں پھر ہم نے انڈیا کو بتا دیا ایک دفعہ پھر سے. اب جلدی سے وہ جو دوسرا آپ نے جے شنکر صاحب کی بات کی ہے, استاد امانت علی خان نے ادا جعفری کی ایک غزل گائی تھی بچپن میں, ہم نے وہ سنی, ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے, آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے. یہ جو الزام لگایا انہوں نے ہم پہ ایک دفعہ پھر سے دہشت گردی کا, خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ اچانک پاکستان ریلیونٹ ہو گیا. یعنی پاکستان ریلیونٹ ہوا تو آپ نے پاکستان کا نام لیا نا. صحیح بات ہے. تو وہ جو آپریشن سندور اور بنیان المرصوص سے پہلے آپ ایک رٹ لگائی ہوئی تھی, پاکستان ریلیونٹ نہیں ہے, پاکستان ارریلیونٹ ہے, پاکستان از ٹوٹلی ارریلیونٹ, وہ رٹ تو ختم ہوئی. آپ کو پتہ لگا کہ پاکستان موجود ہے اور بڑے اچھے طریقے سے مضبوطی سے موجود ہے, اپنا دفاع کرنا جانتا ہے, ڈپلومیٹیکلی بھی اور عسکری طور پہ بھی. اب یہ جو آپ نے الزام لگایا یہ تو آپ جب سے فارن سیکٹری تھے, آپ کے پریڈیسیسر فارن سیکٹری تھے, آپ کے پریڈیسیسر جو منسٹرز آف ایکسٹرنل افیئرز تھے وہ یہ رٹ لگائے رکھے ہیں. آج تک کوئی ثبوت دیا آپ نے؟ بالکل نہیں. کوئی ایک ثبوت دے دیجئے. کبھی یونائٹڈ نیشن میں لے کے گئے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے ڈوزیئر پیش کیے ہیں 1 2 3 دفعہ. ہم نے کلبھوشن یادو کو کمپنی کی مشہوری کے لیے رکھا ہوا ہے اپنے پاس ابھی بھی. ادھر کینیڈا میں دیکھ لیجئے, آپ EU کی ڈس انفو لیب دیکھ لیجئے, وہ گرپتونت سنگھ پنو کو دیکھ لیجئے ادھر امریکہ میں. آپ لوگ تو یعنی سب کے سامنے اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کر رہے ہیں, اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. دیجئے پوری دنیا بول رہی ہے. ابھی تک تو پہلگام پہ آپ نے بات نہیں کی, جس کے جواب میں آپ نے خام خواہ کا سنتاس معاہدہ کا آپ نے حساب کتاب کر دیا ہے. تو آپ یہ باتیں کرتے رہیے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں اور نہ دنیا کو غرض ہے, اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ اصل میں آپ کے عزائم کیا ہیں. پاکستان کے بارے میں بھی جانتی ہے کہ پاکستان اپنا صرف دفاع کے لیے بات کر رہا ہے. اور رہی آخری بات آپ کی اس کی کہ آپ نے ہمارا نام لیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جے شنکر صاحب, سبرامنیم جے شنکر صاحب, فارن منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز, کہ آپ نے پاکستان کا نام لیا. اندر سے تو آپ کو پتہ ہے نا, آپریشن سندور آپ کو یاد ہے, بنیان المرصوص آپ کو یاد ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اگلی دفعہ بھی آپ نے اس طرح کی کوئی بات کی ڈپلومیٹیکلی وہاں جواب دیں گے, سفارتکاری میں عسکری طور پہ آئیں گے وہاں بھی کر لیں, اور اگر ٹیلی ویژن پہ کرنا ہے تو آ جائیے سامنے, میر صاحب ہیں, یہ ہلالی صاحب ہیں, اور یہ خادم بھی موجود ہے. اس پروگرام کو ہم ایسا کریں گے کہ رامین سے کہیں گے کہ آپ ہی اس کو کنڈکٹ کریں, تو دودھ کا دودھ کر لیتے ہیں اور پانی کا پانی کر لیتے ہیں. یہ ہم نے زیر بحث کے توسط سے ایک مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا ہے. ظفر ہلالی صاحب, پاکستان بار بار یہ بات کہتا رہا ہے کہ آپ مل کے کریں اس کے اوپر تحقیقات, ہم تیار ہیں شفاف تحقیقات کے لیے, لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ از واٹ. لیکن انڈیا اس پر راضی نہیں ہوتا, لیکن الزامات لگانے سے بھی باز نہیں آتا. ایک تو ہمیں ڈپلومیٹک لیول پہ کامیابیاں مل رہی ہیں پاکستان کو, پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے, اور اب آج جو ایک بڑا اچھا ایڈیشن کیا دفاعی صلاحیت میں, واٹ از یور اوپینین آن دیٹ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کل جب ہم بات کر رہے تھے تو کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جے شنکر نے جو ہینڈ شیک کیا ہے ایاز صادق کے ساتھ اس کا کوئی مقصد ہوگا, اٹ مے ہیو سم سگنیفیکنس. میں نے کہا اٹ واز کمپلیٹلی اینڈ اٹرلی انکانسیکوینشل, اور پی جے میر اگریڈ ود می. اب لگتا ایسا ہے کہ وی ور رائٹ, بیکاز ود ان 2 days جے شنکر went out of his way at a function, not a function, at some kind of an export promotion meeting. تو اس نے جا کے کہا کہ پاکستان is a bad neighbor, it's an unrepentant terror entity, and we will teach them a lesson whenever we feel so. تو یہ دیکھیں, تو we were right. یہ تو کوئی بدلا تو کچھ نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے نا کہ وہ مصافحہ جب کیا ہو تو اس کو کور کرنے کے لیے اس پہ کرٹیسزم شروع ہو گیا ہو انڈیا میں, اور پھر اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی باتیں کر دی ہوں بعد میں پاکستان کے خلاف. ایسا ہی ہوا ہے, ایسا ہی ہوا ہے.
जी हिलाली साहब कवर करने के लिए, अगर ये कवर करने के लिए, why did he have to say things which later on he would have to cover for? What for? What message has it sent to Pakistan? Nothing. It has sent a message saying either he doesn't know what to say, or even if he thinks کہ ہمارے ساتھ اس کا کچھ بڑھتا ریلیشنشپ بڑھائی ہوتی ہے, انڈیا از ناٹ ریڈی فار اٹ, اس لیے پھر کور اپ کرنا پڑا ہے. یار چھوڑیں باتیں, یہ فیکٹ آف دا میٹر از جے شنکر نے جو کہا وہ ہاتھ ملایا. It was what you call a momentarily socially acceptable way of acknowledging the presence of somebody not far Right. from you at the same function. Right. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. Question is this, India کا stance change نہیں ہوا ہے, Modi کا stance change نہیں ہوا ہے, nothing has changed. The only thing that we have to understand جب ہم ہندوستان, مودی, شنکر اور ان لوگوں کے پالیسی کی بات کر رہے ہیں is we can only exist if we are strong enough to defend ourselves. اس لیے ہم یہ ویپن سسٹمز کو اکوائر کرتے جاتے ہیں. شاہین had its purpose, has its purpose, and now obviously Taimur has its purpose. The purpose is to convey to the enemy, that is India at the moment, maybe others will join later, the same kind of dread and fear, the existential threat that they pose to Pakistan. Yeah. جو وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں, جو ہمارے کو وہ کر سکتے ہیں, ہم بتا رہے ہیں ان کو ہم تمہارے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں. میر صاحب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں مسافہ ہوا, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے الزامات لگا دیے گئے آگے. ایک تو یہاں پہ یہ ہمیں کیوں کانٹرڈکشن اتنی نظر آئی, اس کو ایکسپلین کیجیے گا. اور پھر اب پاکستان ظاہر ایک مضبوط دفاعی صلاحیت کے ساتھ ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں, ہم کچھ زیادہ ہی تصویر دیکھ کے بات کر دیتے ہیں. اگر آپ جیو جٹسو, کراٹے, سومو ریسلرز کو دیکھو, وہ ایک دوسرے کے آگے باؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ دوستی ہوگی ان کی, وہ باؤ ہے, ایک سگنیٹری, ایک جسچر ہے, and that's what it is, and that's what he did, simple as that. ہم جی ہاں جی اس نے یہ بات کیا, اس نے یہ کہا, absolute rubbish. The question is, ہماری جو اینیموسٹی ہے بہت ڈیپ ہے, ٹھیک ہے, ہماری رہے گی. اور یہ جب ہم تیمور کی, حتف کی, عبدالیز and you know other کے ہم باتیں کرتے ہیں, یہ ڈیٹرنٹس ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, وہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ دیکھو, ایک فرینچ جنرل تھا, جنرل الیگزینڈر بیوفر, جی, اس نے اس کی کتاب پڑھی, بڑی اچھی تھی, اسٹریٹجی آف ایکشن. اس میں لکھتا ہے وہ کہ اف یو وش ٹو انڈرسٹینڈ پیس یو مسٹ انڈرسٹینڈ وار. جنگ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو پھر پیس کو انڈرسٹینڈ کرو, پیس دیکھنی ہے تو جنگ کو انڈرسٹینڈ کرو. ٹھیک ہے, تو ہم تو ایک ایگریسٹ ہے, ایگریسر تو ہندوستان ہی رہا ہے. آپ نے اس کی باتوں بھی دیکھ لیا. ہم یہاں بڑا وہ کہہ رہے ہیں, ہاں جی اس نے ہاتھ ملا لیا. کیا ہاتھ ملایا یار, جا کے اس نے بات کر دی ہے, تو کیا کیا اس نے اپنے ایک, میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنلی اس نے اپنی شکل رکھی ہے, کیونکہ ان کی کافی بے عزتی ہو گئی تھی یہ جو اسپورٹنگ فیلڈ کے اندر ہندوستان نے کیا. اور اس کے بعد یہاں اس نے اپنے آپ کو بچا کے گھر جا کے, بات تو وہی آ گئی نا, چینج تو کچھ نہیں ہوا, بات تو وہی آ گئی. سو بیسکلی یہ فیس سیونگ بھی کرتے ہیں, اور جو ان کا اپنا جو ایکچوئل ان کا جو مقصد ہے اور مقاصد ہے کہ پاکستان ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے, پاکستان ان کو ہاربر کرتا ہے, ان کو ہاربر کرتا ہے, یہ ان کا ایک آپ کہہ لو کہ ایک ایس او پی ہے. تو اس پہ وہ لگے رہیں گے اور اس پہ وہ کرتے رہیں گے, ان کا پروپیگنڈا چلتا رہے گا. لیکن سر اس گورنمنٹ نے تو کیا نا, آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی پرفارمنس ہے اس گورنمنٹ کی اس معاملے میں؟ One off, two off. This has to be done on a consistent level, not one off. Because this is not a one off situation. اس وقت پاکستان اور انڈیا کی, this is the longest, one of the longest, no I would say the longest political conflict in the world in contemporary history. غازہ آپ اس کے بعد لے لو, یہ پیلسٹائن کا لے لو, بٹ ہمارا جو ہے بٹوین ٹو نیوکلیئر پاورز آفٹر 98, آپ دیکھ لو یہ بڑا ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے. تو یہ جو ہم ویپنری تیار کر رہے ہیں, ہم اپنے آرسنلز تیار کر رہے ہیں, I'm sure انڈیا بھی کر رہا ہے, اس میں you know there's no two ways about it. وہ بھی کرے گا, ہم بھی کریں گے, لیکن اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ Do these people not understand کہ پاکستان wishes peace,
पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, हर तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन ये इस वक्त ये किडनैप हुए हुए इंडियंस, ये सारे किडनैप हो गए हैं। यरमगाल बनाया हुआ है इसने नरेंद्र मोदी ने, इसका हिस्ट्री आपको पता ही है, गुजरात से लेके आज तक ये क्या कर रहा है। सो बेसिकली अ पेटी माइंड रूलिंग इंटेलिजेंसिया। तो ये जो है ये चलता रहेगा, ये कब होगा, ठीक होगा, कैसे होगा, ये आपको वक्त बताएगा। जब तक फेयर एंड फ्री एंड ऑनेस्ट इलेक्शंस इंडिया में नहीं होंगे, ये वहीं उन पर मुसल्लत रहेंगे और हमें कंटिन्यूसली ये हमें टारगेट करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक डीकॉय है हिंदुस्तान के लिए। वो डीकॉय किस तरह है? उनकी इतनी इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं, उसको क्वेल करने के लिए हर ब्लेम पाकिस्तान पे। कबूतर पाकिस्तान से उड़ता है, कभी जासूसी कबूतर है यार, खुदा के लिए। आई मीन कुछ तो लिमिट रखो। ये अपने लोगों को सिर्फ वो एक तसल्ली देता है कि पाकिस्तान सब कुछ कर रहा है, लेकिन करते ये खुद है, करते ये सब खुद है। हमें पता है, अभी कुलभूषण का याद आया, उसकी बात आई, कई और लोग हमने पकड़े हुए हैं, हम कई बताते भी नहीं कितने हम पकड़ते हैं इनके, ना वो बताते ना हम बताते। ये अपना एक मोडस ऑपरेंडी है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि ये जो ब्रेजन ये जो इंसर्जेंसी कर रहे हैं एंड हायरिंग दिस टेररिस्ट्स जो इन्होंने किया है बलूचिस्तान के अंदर, ये सब इनका हमारे पास सबूत हैं। यार मुझे एक चीज बताओ, ये पहाड़ों में रहने वाले, ये बेचारे गरीब लोग, इनको खाना नहीं मिलता, इनके पास आर्म्स, एम्यूनिशन और ऑफ पास फंड्स कहाँ से आते हैं? मुझे बता दें आप। बलूचिस्तान में ऐसी क्या चीज़ है कि इनके पास पैसा आ गया, ये आ गया, फलाना आ गया? किधर से आया है भाई, मुझे बताओ, किधर से आया है? सो इट इज अ क्लियर प्रूफ कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, जब हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं, इंडिया ने सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया जब इसने इन्वेड किया पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को in 1970। That was the first cross-border terrorism, and it is still continuing. ठीक है, हमने ईरान की सिचुएशन पिछले कुछ दिनों में देखी कि अंदरूनी दबाव काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, बेचैनी है, महंगाई है, करेंसी की कदर में गिरावट देखी गई, मुआशी बहरान के ख़िलाफ़ फिर एहतजाजी मुजाहरे हुए और फिर हुकूमत की जानिब से एक्शन भी लिया गया और कुछ मुजाहिरीन के कत्ल होने की, हलाक होने की भी इत्तलात सामने आई। और उस पर फिर ये होता है कि ज़ाहिर है जब किसी मुल्क में इस तरह से अनरेस्ट होता है तो इंटरनेशनल जो भी कम्युनिटी होती है वो इस पर बात करना शुरू करती है। तो डोनाल्ड ट्रंप का इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर आपने अपने मुजाहिरीन पर गोलियां बरसानी बंद नहीं की तो फिर हम उनकी मदद के लिए आएंगे। इस पर ईरान की जानिब से जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने इस पर बात की कि जी आप इंटरवीन कर रहे हैं, ये हमारा अंदरूनी मसला है एंड यू कैन नॉट इंटरवीन ऑन दैट। नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को हम ख़त भी लिखेंगे, उन्होंने लिख दिया है ख़त जिसके ऊपर ये डिमांड की जाएगी और की गई है कि अगर इस तरह से आलमी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जियाँ की जाती हैं, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क में इंटरवीन करता है तो इसकी कंडेमनेशन एटलीस्ट अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आनी चाहिए। दूसरा जो वाक़या होता है आलमी सतह पर वो होता है वेनेज़ुएला के अंदर। हमने देखा कि कैराकस जो उनका सिटी है वो गूंज उठा धमाकों से और पता चला कि अमेरिका ने वहाँ पर धमाके किए हैं और फिर ये सामने आई बात कि अमेरिकी अफवाज ने एक बड़े पैमाने के फ़ौजी हमले के बाद वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें और उनकी वाइफ को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है और इसे उन्होंने ब्रिलियंट ऑपरेशन भी कहा है और वो कह रहे हैं कि इसके बाद अब ज़रूरत नहीं हमें कोई फ़ौजी ऑपरेशन करने की। ये तमाम मामलात अमेरिका की मुदाखलत दिखाते हैं, इसी पर बात कर लेंगे। नजमू साकिब साहब, इन दोनों महाज़ों पर अमेरिका का जो किरदार है वो आप किस तरह देख रहे हैं? थोड़ा सा ज़रा पहले वेनेज़ुएला को देख लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा मालूमात हमारे पास नहीं हैं। ईरान की तो हमारे पास लम्हा बलम्हा हमें पता चलता रहता है कि वहाँ के गार्ड्स जो हैं वो कितने परेशान हैं, वो जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, या वहाँ पे कौन कौन सी जो है वो तहरीकें चल रही हैं, ख़ास तौर पे वो वुमेन फ्रीडम वाली तहरीक जो कि 2022 में चली, फिर उसके बाद ईरान और इज़राइल का हिसाब किताब, और आज जो हमें पता लगता है कि मोसाद ने बाकायदा तौर पे जो यानी इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने बाकायदा तौर पे ट्वीट किया है, बताया है ईरानी लोगों को कि हम फिक्र ना करें, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपके साथ हैं। ठीक है। फिर ये मिसाइल गेम जो है वो दोबारा से आती हुई नज़र आ रही है
अमेरिका लगता है कि उसको घसीटा जाएगा वापस, इजराइल घसीट के लाएगा इसमें। बाकी जहाँ तक ये रह गया कि रेवोल्यूशन आएगा, कोई रजीम चेंज होगी, तो अमेरिका को भी पता है, हमें भी पता है कि ईरान ना तो इराक है और ना ही वेनेजुएला है और ना ही वो शाम है और ना ही वो लबनान है और ना ही वो लीबिया है। बहुत भरपूर उसका जवाब आएगा, और अगर आपने मजबूर कर दिया उसको तो आपकी बेसिस इधर हैं और उधर से तेहरान से आ गया कि अगर आपने ये किया, खुल के उन्होंने बताया कि हम आपकी बेसिस, आपके जहां जहां पे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं हम उसको हिट करेंगे। उसमें इजराइल भी आता है और मिसाइलों की गेम जो है वो दोबारा से शुरू होती हुई नजर आ रही है। एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जरा वेनेजुएला पे ये देख लेते हैं और उसके बाद एक दो फिक्रे यानी आपकी पूरी इसको इहाता करते हुए। जी जी प्लीज। देखिए, पिछले काफ़ी महीनों से CIA लीड कर रहा है इस ऑपरेशन को, जिसमें यह है कि जो वहाँ के सदर हैं निकोलस मदुरो, और ख़ासतौर पे 2024 के इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल हमारे सामने आती है, उसमें 4 बड़े मसले हमें नज़र आए जो कि इस चीज़ पे मुंतज हुए। पहला मसला है माइग्रेशन का, दूसरा मसला है ऑयल का। याद रहे कि जो मुल्क हैं बहुत सारे जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, तो 32 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट है इसकी वेनेजुएला की, और इसमें जो मेजर चंक है वो पेट्रोलियम का है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि वो मैना मानू वाली रट लगाई हुई थी निकोलस यानी मदुरो ने, और ये महीनों से चल रहा है। उसमें 35 दफा 35 टाइम्स तो इनकी कश्तियां जो थी, बोट्स जो थी, उन पे अमेरिका हमला करता है, अटैक करता है। जो ऑयल टैंकर्स हैं उन पे सैंक्शन लगी हुई है, और उधर तहरीक एक अंदर से चला दी है कि जी इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब जो लोग इस इलाके को जानते हैं, ये यानी अटलांटिक ओशन है, ये कैरेबियन सी है, और इस मुल्क को जानते हैं कि इसके तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख के करीब इसकी आबादी है। छोटा सा मुल्क है, इसमें आपकी गुर्बत बड़ी है, तकरीबन 85% बिलो द पॉवर्टी है, ये लोग रहते हैं। फिर ये है कि इनके यहाँ इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 200% है। जी जी, ये सारा कुछ है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, मैं चूंकि वहाँ गया हूँ, मुझे पता है वहाँ का। अच्छा, वहाँ के लोग अमेरिका के बारे में कहते हैं कि सोन अमेरिकानोस सोन एनेमिगोस। अच्छा, अमीगो होता है दोस्त और एनेमिगो होता है दुश्मन। जी जी जी, कि ये वहां पे रहने वाले जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं। और ये बात अब जाती है, चौथा जो मैंने बताना था ना आपको इसका, वो था इससे पहले जो ऊगो शावेज थे, उसने और फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा में मिलके एक मुत्तहिदा महाज बनाया हुआ था अमेरिका के खिलाफ। बिल्कुल, वो क्यूबा को मुफ्त देता था तेल, और उसके बाद ये है कि उन दोनों ने मिलके तो एंटी अमेरिका एक रोक चलाई थी कि इसमें करेंसी हम अपनी बनाएंगे। ये लैटिन अमेरिका जो है स्पेनिश स्पीकिंग है, इसमें हम अपने हिसाब किताब करेंगे, जो कि जाहिर है कि खल रहा था, जो कि जाहिर है कि अच्छा नहीं लग रहा था अमेरिका को। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं यूएसए की जो इंटरवेंशंस हम देख रहे हैं रिसेंटली, और रिजीम चेंज इतनी बड़ी बात है और अब तो सामने एविडेंट है, वो तो ट्रम्प की जो पॉलिसी थी उसके ही अगेंस्ट जाती हैं ये चीज़ें, जो वो कहते थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इंटरनल बस हम मसलों की बात करेंगे, सारी जंगें शंगे सब कुछ ख़त्म, और अमेरिका पुल आउट कर रहा है हर जगह से। बट अब आप ये जो रिसेंट ट्रेंड देख रहे हैं, क्या किस तरफ इशारा है ये ट्रम्प की पॉलिसी में? ये एक रेपिटिशन है। अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ लें तो उसके अंदर मेयर लांस्की, अल कपोन, जॉन डिलिंजर, बॉनी एंड क्लाइड, बिली द किड, और कई चीज़ें हैं। अब ये आ गया ट्रम्प द इन्वेडर। ठीक है। आई थिंक ये वाहिद प्रेसिडेंट है जो कि इतना एक एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड, इसका बिहेवियर देख लो आप। इसने थ्रेट्स किस किस को नहीं किए। इसने चाइना, नॉर्थ कोरिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, यमन, नाइजीरिया, और लेटली अब सोमालिया को कर रहा है, उनको गालियाँ निकाल रहा है। फिर उसके बाद इसका बिहेवियर देख लो ज़ेलेंस्की के साथ क्या हुआ। बात यह है कि ये जो शख्स है, पहले तो दुनिया को, आज देखो ना, पर सारी दुनिया ने कंडेम किया है कि ये जो कैराकस पे जो हेलीकॉप्टर अटैक्स हुए, उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में हुए। कैराकस के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। $50 मिलियन उसका हेड बनी थी प्रेसिडेंट मडूरो की। $50 मिलियन कि उसको पकड़ के लाओ।
उसको किडनैप करो। अब अमेरिका का यही रोल रह गया कि लीडरशिप को किडनैप करो। रजीम चेंजेस तो करते थे पहले इन्होंने 1989 में क्या किया उसके साथ, मैनुअल नोरिएगा के साथ पैनामा के अंदर क्या किया उसने। सो द थिंग इज, जो इनकी बात मानता है उसको रखते हैं, जो नहीं मानता उसको हटा देते हैं। हमारे पास भी बड़े पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स हैं और इंटरनेशनली भी हमारे पास हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो द क्वेश्चन इज कि ये अपनी हेजमनी और अपनी जो पावर है, पावर स्ट्रक्चर जो है, ये अपने पास रखता है। बात आती है अब आगे क्या होगा। अब देखते हैं कि मडूरो को क्या है, उनकी तो फोर्सेस रेडी हैं। वो उन्होंने अपने आपको मोबिलाइज कर दिया है वेनेजुएलन्स ने, वो लड़ेंगे। अवाम क्या कह रही है वहाँ पे? अवाम का अवाम उसकी सपोर्ट पे है। अवाम मडूरो की सपोर्ट में, इज अ पॉपुलर लीडर। आप उसको उठा के ले गए हो। अब क्या, अब आगे ये तो अब देखते हैं ना कि इसकी स्टोरी क्या होगी। कल हमारा प्रोग्राम है, उसमें बात करेंगे कल और भी। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। ये प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, हर चीज होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी कि वर्ल्ड का रिएक्शन क्या है, वर्ल्ड इस पे किस तरह रिएक्ट करता है। ये तो ये हो गया। अब बात आती है ईरान की। ईरान को आपने हमला किया, इनकी सो कॉल्ड न्यूक्लियर साइट्स आपने उड़ाने की कोशिश की, आपने इनके प्रेसिडेंट को भी मार दिया, हालांकि कोई बात नहीं हुई, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जी। सबको पता है किस तरह करते हैं ये लोग, ठीक है जी। अब बात ये है कि फिर ईरान ने भी तो अल उदैद बेस पे अटैक किया कि नहीं किया? उन्होंने छोड़ा नहीं कतर में, बिल्कुल वो भी उन्होंने भी किया। सो ईरान को आप लाइटली मत लें। ये मेरी नज़र में बहुत रेवोल्यूशनरी है एज फार एज अ नेशनल कैरेक्टर इज कंसर्न। यस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। यस, इस वक्त ईरान इज उसका कितना है, आई थिंक अबाउट 1.4 ट्रिलियन मिलियन रियाल्स का $1 है। अब आप खुद मुझे बताओ कि वो कैसे चलाएंगे, एक महीना नहीं चला सकते। अब वो कहता है कि हम रेडी है, लॉक स्टॉक एंड बैरल भी रेडी, अगर तुम नहीं करोगे। भाई हु द हेल आर यू? इट इज ईरान इंटरनल मसला, उसका अपना प्रॉब्लम है। तुम कौन हो ईरान के अंदर अटैक करने वाले? अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो जहां लाखों जिंदगियां चली गई हैं कश्मीर में, वहां तो तुम आई नहीं। गाजा तो तुम इधर गाजा में तुम आई नहीं, तो इधर तुम आ रहे हो, तुम चाचे बन रहे हो यार। अचानक से इनको इंसानी हुकूक का ख्याल आ जाता है जब किसी और मुल्क में ये मसला चल रहा है। ये अपने इंटरेस्ट देखते हैं। आप एक इंटरनेट खोलें, आपको एक बड़ा जबरदस्त एक कुछ कैप्शंस मिलेंगे हिलरी क्लिंटन के कि जब हमें जरूरत होती है हम तालिबान को हमने इस्तेमाल किया, नहीं हुआ तो हमने उनको फेंक दिया। ये स्टिंगर मिसाइल्स पे उन्होंने जो अपनी कांग्रेसनल हियरिंग दी थी, आप देखिए उसको पढ़े। सो दैट टेल्स यू अबाउट द अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। सो वी नीड टू नो हु इज रनिंग द वर्ल्ड। ये अब वक्त आ गया मेरी नजर के अंदर। ये जो हम पहले बड़ी वो विस्पर्स करते थे कि ईस्टर्न ब्लॉक वेस्टर्न ब्लॉक, ये मेरी नजर के अंदर आई थिंक ये जो डॉलर की हेजेमनी है दैट माइट ब्रेक। आई डोंट नो व्हेन, बट इट इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, बिकॉज अमेरिका जो हरकतें कर रहा है, आई डोंट थिंक इट लास्ट फॉरएवर। यू कैन नॉट जस्ट कम इन, हटा के रिजीम चेंज कर दो, प्रेसिडेंट को किडनैप कर दो, कभी उसको थ्रेट कर दो, उसको ये कर दो, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। पीपल हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट अमेरिकन पॉलिटिकल एग्रेशन। ये पॉलिटिकल एग्रेशन है। इसको जब तक आप इसके आगे खड़े नहीं होंगे, वो तो आपके ऊपर रॉम्प करता रहेगा। उसने क्या कहा था एमबीएस को, ओ वी कैन टेक यू आउट किंग। एड्रेस क्या कर रहा है इनको, रॉयल हाइनेस को क्या एड्रेस कर रहा है? किंग, आई विल टेक यू दिस एंड आई विल टेक यू आउट एंड ऑल दैट। तो द क्वेश्चन इज, ये बदतमीज आदमी है, ही इज अ रूड मैन, इवन द अमेरिकans are talking he's a rude man, and he's basically a disgrace to the American you know, let's say the democratic system, the democratic system, because America has always had fantastic पढ़े लिखे noble presidents, but this man has one of those who's even been involved in the Epstein files. I mean, this man is now the president of the United States. Let's wait and see किसका क्या होता है। जहाज़ों में जाते रहे हैं वो उनके। हिलाली साहब, आप किस तरह देख रहे हैं अमेरिका का ये रोल ईरान के अंदर भी और अब वेनेजुएला के अंदर भी? पहले तो मैं ईरान की बात करूंगा। जी। ईरान का जो ट्रंप का जो मास्क है वो अब बिल्कुल कंप्लीटली निकल गया है, गिर गया है। और बेसिकली वो कह रहा है कि अमेरिका हर मुल्क को अटैक करेगा जिस पे इजराइल उंगली उठाता है।
اور یہ اور کچھ نہیں ہے. ایران presents no threat to America. خود کہا ہے کہ میں نے ان کے نیوکلیئر ویپنز کو obliterate کریں. وہ لفظ اس نے استعمال کیا, we were obliterated ہے. اب پھر جھوٹ کہہ رہا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ ہاں ادھر سے تو مار دیا مگر کسی اور جگہ سے جا کے وہ پھر شروع ہو گئے. جھوٹ. یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو مجھے نہیں پتا کیا, ایک تو اس کو ایک اسرائیل کا ہائیسٹ ایوارڈ ملا ہے چند دن پہلے, اور اس کے بعد اس کو شاید کوئی کنسٹرکشن کانٹریکٹس بھی ملے ہوں گے. کیا پتا ہے اس کو کیا کیا نہیں کرتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں از گوئنگ ٹو بی امپیچڈ. یہ جائے گا نہیں اس طریقے سے, یہ امپیچ ہو کے جائے گا. اینی وے دیٹس فار دا. اب اسرائیل ہیز پوائنٹڈ اے فنگر. اسرائیل رجیم چینج چاہتا ہے. اسرائیل مان ہی نہیں سکتا کہ ایران کی نیوکلیئر ویپنز کو انہوں نے کیپچر کر لیا ہے یا نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ختم کر دیا ہے. وہ نہیں کیا ہے اور سب کو پتا ہے. 3 یا 6 مہینے میں ایران کین میک اے نیوکلیئر ویپن, اور اس نے اس کو کنونس کر دیا ہے کہ اگر یہ تم نہیں کرو گے, اگر رجیم چینج ایران میں نہیں آئے گا, اگر یہ اسلامی پسند لوگوں کو ادھر تم چھوڑ دو گے تو ایک نہ ایک دن یو ول لیو ٹو ریگریٹ اٹ. یہ ہے موقع, یہ ہے تمہارے پاس پاور, اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. وی آر ود یو, دا ورلڈ از ود یو, دا ویسٹ ول بی ود یو. اور ایک انہوں نے کر لی, اور ہی ہیز فالن فار اٹ. اٹس ناٹ این اسرائیل از ناٹ این امریکن ڈپینڈنسی. امریکہ لگتا ہے کہ ایک اسرائیلی کالونی بن گیا ہے. انکریڈیبل کہ یہ آدمی شوڈ ہیو فالن فار دس روگ لائن. اٹس بیکم اے روگ اسٹیٹ. یار اگر آپ جا کے کسی جگہ رجیم چینج کر دیں, آپ اس کو تو پیناما کا وہ چیف کو تو پکڑ لیا اور اس کو 30-40 سال جیل میں اس کو رکھا. کیا نام تھا اس کا, وہ ہے ابھی تک, وہ چھوٹ گیا ابھی آئی تھنک. اور اب یہ آدمی کو اس طریقے سے کڈنیپ کر کے آپ لے جا رہے ہیں. مائی گاڈ, واٹ از دا UN اباؤٹ؟ کوئی نہیں مانتا. اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں امیر صاحب, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کچھ کر سکتا ہے یا چائنا کچھ کر سکتا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں امریکہ کے خلاف. اٹ کین نیور ہیپن ٹو دیم, مگر اس کے علاوہ وہ کیا کریں گے؟ فکرہ لے لیجیے. جی تو میں تو آئی ایم ایبسلیوٹلی شاکڈ, ایبسلیوٹلی شاک. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ. اور دیکھیے لاسٹ ورڈ فرام می. جی, اگر اسرائیل نے تو ہمیں کہہ دیا تھا کہ آفٹر ایران اٹس پاکستان, بھول گئے لوگ. آئی ہرڈ اٹ. اس کے الفاظ تھے. تو آفٹر ایران اٹ از پاکستان فار دا سیم ریزن, نیوکلیئر. اور ان کو تو پتا ہے کہ وی ہیو دا کیپیبلٹی. تو میرے خیال میں دس از ریئلی ominous development for us also. اوکے. ویلکم بیک جی. 2025 کے اختتام پر سامنے آنے والی پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کی رپورٹ ایک تشویشناک تصویر پیش کرتی ہے. رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ سال یعنی 2025 میں پاکستان میں 699 دہشت گرد حملے ہوئے, یعنی ایک سال میں دہشت گردی میں 34% اضافہ ہوا, جبکہ ان حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں میں 21% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ان حملوں میں 1000 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں. یہ تشدد کسی ایک علاقے تک محدود نہیں رہا اس رپورٹ کے مطابق, بلکہ اس کا مرکز واضح طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے, جہاں ان حملوں میں سے 95% سے زائد حملے ہوئے ہیں. ایک طرف KP میں TTP اور اس کے اتحادی گروہ سرگرم ہے, تو دوسری جانب بلوچستان میں مسلح تنظیمیں. تو PJ میر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ رپورٹ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ Is it alarming? It is very alarming. 34%. آپ دیکھ لو کہ یہ جو ان کی رپورٹ آئی ہے, لیکن اس میں پتہ ہے میں قصوروار کس کو کہوں گا؟ اپنے آپ کو. میں کسی اور پہ بلیم نہیں ڈالوں گا, کیونکہ ہم نے یہاں یونٹی دکھائی نہیں رہے. ہم آپس میں ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں. پولیٹیکل آپ بات کریں, یہ جو آپ کا پولیٹیکل اپہیول ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ دہشت گرد. اور یہ جو دہشت گرد ہے یہ اپوزیشن کو بھی چاہیے, گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہے, اپوزیشن کو چاہیے تم گورنمنٹ کے ساتھ کم از کم اس پہ تو اکٹھے ہو جاؤ. یہ اگر تم نہیں کرو گے, ان کو پھونک ملتی ہے, ان کو ہوا ملتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارے ساتھ ہے, حالانکہ یہ نہیں ہے ساتھ. مجھے پتہ ہے بالکل نہیں ہے.
ये उतना ही मुहब्बत वतन है जितनी हुकूमत है, लेकिन कुछ बोलें तो सही ना यार, कुछ बोलो। एक तो ये एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, इसको ये जो अभी आपने जो अपना एक जो इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन को इंटरनेशनली प्रोजेक्ट करते रहो, क्योंकि दुनिया की जो मेमोरी है बड़ी छोटी है। इसको अभी तक समझ नहीं आई कि सबसे बड़े जो इफेक्टी हैं दहशतगर्दी के और वायलेंस के और ये जो टेररिज्म के, दैट हैज बीन पाकिस्तान। एंड बिकॉज ऑफ दैट टेररेंस हमारी ट्रेड का इफेक्ट होता है, हमारे एक नेशनल, हमें पूरा हमारा मुल्क एक नेशनल ट्रॉमा में। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। ट्रू। यू नो, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे जो बच्चे बाहर जाते हैं उनके माँ बाप क्या सोच के जाते हैं, यार ये बच्चे आएंगे सेफली वापस के नहीं। बात है। This is trauma, and this kind of information must be relayed to the international world, to the United Nations. ये जनरल असेंबली में जाते, प्लीज बात करें इसके मुतालिक, प्लीज जाके हर मुल्क में बात करें, क्योंकि इसका जो परपेट्रेटर है वो है इंडिया। इंडिया है इसका बेसिक परपेट्रेटर। और ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि किसी गुस्से से कह रहा हूँ, किसी वेनोमोसिटी से कह रहा हूँ, ये फैक्चुअल फैक्ट है। और ये जो फैक्ट है, आप इसकी जो कहते हैं ना, इसका जो एक रेजिड्यू है, इसका आप कह लो कि इसका जो तोड़ है, तोड़ आप कश्मीर में देख लो किस तरह ये मारते हैं। तोड़ आप देखो सिखों को क्या करते हैं, बाकी जो इनके रिलीजन है, क्रिश्चियंस को देख लो क्या किया क्रिसमस के ऊपर। सो ये जो चीज़ है, ये चीज़ जब तक हम इंटरनेशनली एक्सपोज नहीं करेंगे हम यहीं रोते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नजमुल साकिब साहब, टेररिज्म के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस भी किए गए पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। उसमें बहुत सारे खारजी भी हलाक हुए, गिरफ्तारियाँ भी हुई, मगर इसके बावजूद अगर इतनी बढ़ी है टेररिज्म का जो रेट इतना बढ़ा है, तो आप समझते हैं कि मसला असल में ऑपरेशनल नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक है? स्ट्रेटेजिक भी है, ऑपरेशनल भी है, और थोड़ा सा जो है ना इसमें आइडियलिज्म भी शामिल है। अच्छा, देखिए 243 दहशतगर्द जो है ना वो हलाक होते हैं इसी पिप्स की जो आपने रिपोर्ट बताई है। फिर अगर 95% बलूचिस्तान और केपी है तो उसमें जामशोरो भी है, हैदराबाद भी है, और मुझे तो पता लगा कि इस्लामाबाद गिलगित बल्तिस्तान का भी उन्होंने जिक्र किया है कि यहाँ भी इक्का दुक्का वाक़यात पेश आए हैं। अब देखना ये कि ये टीटीपी है, बीएलए है कि बीएलएफ है, ये तो तीन का हमें पता है कि ये रिपोर्ट भी बता रही है और हमें आईएसपीआर से भी पता लगता रहता है, जो वहाँ के यानी डायरेक्टर जनरल हैं वो देते हैं जब ब्रीफिंग। अब किया क्या जाए, ये स्ट्रेटेजिक मसला भी है। अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल में हर वो कार्ड इस्तेमाल कर लिया है, हमने उनके रिपैट्रिएट कर दिए अफगानी महाजरीन, हमने बॉर्डर्स बंद कर दिए, $1 मिलियन का पर डे नुकसान हो रहा है अफगानिस्तान को। अब उधर ये है कि सूरत हाल ये है कि वहाँ के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं अफगानिस्तान में उनको इसका प्रेशर फील हो रहा है। ताजिकिस्तान भी बीच में आ गया, ईरान पहले ही था, अमेरिका से प्रेशर है, लेकिन जो सीरियसनेस चाहिए ना वो हमें चाहिए वॉशिंगटन से। वॉशिंगटन से सीरियसनेस आएगी, इनको पता लगेगा, तो उसके बाद कुछ हालात ठीक होने की गुंजाइश है। अब हुआ क्या है कि जब से ये तालिबान 2 आए हैं, इनको इनकी डिवाइसेस पे छोड़ दिया गया, चलो जो मर्जी करो, हम तुम्हें नहीं रिकग्नाइज करते, जो मर्जी करो। अब वो ये है कि वो जो मर्जी कर रहे हैं ना उसका नुकसान सीधा सीधा पाकिस्तान को हो रहा है। ये दहशतगर्दी उसमें से एक है, इसके अलावा स्मगलिंग है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें और हो रही हैं। अब ये कि क्या अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है? बिल्कुल आ रही है। और मेरे ख्याल में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे ताल्लुकात बने हैं या जो नई गवर्नमेंट के साथ बने हैं, उसमें 2 चीजें मेरे ख्याल में उनसे करवा लेनी चाहिए। एक तो ये है कि जो हमारा आज का पहला टॉपिक था, आपका जो मिसाइल प्रोग्राम है, उस पर अगर कुछ सैंक्शन है तो उसको हटवाने की कोशिश करें। ठीक है। और दूसरा ये है कि इस तरफ तवज्जो दिलाएं कि ये जब तक आप नहीं आएंगे इधर से इनका मक्कू नहीं ठप्पा जाएगा, इनको बंद करना हमें हमारी मदद करें। और मेरा ख्याल है कि जिस जबान में तालिबान को समझ आती है ना, वही जबान इनसे बोली जाएगी तो समझ में आएगी। ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि दहशतगर्दी 34% बढ़ी 2025 में, और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट रहती है फॉरेन एक्टर्स की, जैसे अफगानिस्तान से टीटीपी, फिर इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के बहुत सारे सबूत मिले, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू कम्बैट विद?
देखिए दोनों चीजें हैं, एक तो यूनिटी एट होम नहीं है। यूनिटी एट होम पॉलिटिकल यूनिटी, पॉलिटिकली कंट्री डिवाइडेड है, उस लिहाज इट्स बिटरली डिवाइडेड। ये नहीं कि इट्स डिवाइडेड इन अ डेमोक्रेटिक वे, इट्स बिटरली डिवाइडेड। ये अफसोस की बात है, नंबर वन। दूसरा बात है कि इट इज ऑल्सो शोज के कंट्रोल जो है इस जमीन का इतना हमारे पास नहीं है जितना होना चाहिए, एब्सोल्युटली नहीं है। इसलिए कि 40% राइज इन केपी 413 और 20% राइज इन बलूचिस्तान, 90% एज यू सेड ऑफ अटैक्स मोर देन इन द पास्ट। अब आप देख लें एक बात, अफगानिस्तान तो एक टेरर हेवन बन गया है ना इनके लिए। अब अफगानिस्तान से ये आ रहे हैं, ये बलूचिस्तान और अफगान, अगर मिसाल के तौर पे अगर अफगानिस्तान उधर नहीं होता और अगर हमारे रिलेशन ईरान के साथ और भी अच्छे होते, अच्छे हो गए हैं थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट, तारीफ करना चाहिए, अच्छे हो गए, मगर अगर बहुत ही अच्छे होते तो इमेजिन हमारे पास दो एलाइज होते जिधर इस किस्म की चीजें नहीं हो सके। इट्स अ टेरर हेवन। TTA, TPP टेक एडवांटेज ऑफ KP और उधर उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, आर्मामेंट्स, प्लानिंग, और ऑफ कोर्स इंडिया इज फंडिंग। क्यों नहीं करेगा इंडिया? उनको तो बड़ा अच्छा एक मौका मिला है, इंडिया विल नेचुरली फंड देम। मगर काबुल का भी आप एटीट्यूड देखें, ये जो एक क्या कहते हैं एक पार्टी थी जितने हमने मदद की थी, जो भी हमने इन द पास्ट किया था, अब दे आर डिमांडिंग द स्क्रैपिंग ऑफ द ड्यूरैंड लाइन। उन्होंने वो तो खैर स्क्रैप कर ही दिया है, और दे आर डिमांडिंग अफगानिस्तान अप टू द अटक, अप टू द इंडस एट अटक। ये भी इनका भी हालत देखें कैसे, एंड दे आर एक्चुअली अलाउइंग अफगान्स टू बी रिक्रूटेड बाय द पाकिस्तानी तालिबान। ये क्यों उनको अलाउ कर रहे हैं? ये भी अलाउ है। 70% ऑफ द पीपल जो हम पकड़े जाते हैं वो अफगान है। तो ये जो एक जंग हो रहा है ये अफगानिस्तान के खिलाफ है से हो रहा है, ये इंडिया, इजराइल और मैं समझता हूँ अमेरिका का रोल बाद में पता चलेगा। अच्छा रोल नहीं है ये, इट्स नॉट अ फ्रेंडली कंट्री टू अस। ठीक है जी। नजमुल साहब आज के सवालात। शुक्रिया सैयदा। ज़रूरी सवाल पहले, ताजिरों ने इल्ज़ाम लगाया है कि FBR ने पॉइंट ऑफ सेल की डिवाइसेस लगाकर रिश्वत बटोरने का एक नया ज़रीरा ढूंढा है। दूसरी तरफ FBR वाले जो हैं वो ताजिरों से टैक्स लेने की मुसलसल दरख्वास्त कर रहे हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या करप्शन के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता है या कोई इसका कोई आसान तरीका भी है? बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्टिंग। आज का गैर ज़रूरी सवाल, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ये दो दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। इनके मुताबिक ये कहते हैं कि मुतालिया यानी जो पढ़ाई लिखाई होती है कामयाबी की बुनियाद है। मुतालिया कामयाबी की बुनियाद है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि अगर मुतालिया कामयाबी की बुनियाद है तो ये जो बड़े बड़े प्लाजे हैं ये प्रोफेसरों और दानिश्वरों की बजाय मैट्रिक पास लोगों के पास क्यों हैं? व्हाट अ डिलेमा। नाज़रीन, सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।